हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी जी हैं, उनसे सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अगर बात करें, क्योंकि अभी हाल ही में सबसे बड़ा मामला जो आया है, पेपर लीक का मामला आया है, यूपी ट्रिपल एससी का जो मामला आया है, उसके बाद कई युवा जो है रोड पर है। आप कैसे देखते हैं? हालांकि इसमें मास्टरमाइंड जो है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, युवाओं का जहाँ तक प्रश्न है, उनका गुस्सा हो सकता है जायज़ हो, लेकिन उनको बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इस पेपर लीक का अ, जिन लोगों को राजनीतिक फ़ायदा हो रहा है, उन्हीं की तरफ शक की सुई जाती है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से, फैब्रिकेटेड तरीके से इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और इस पेपर लीक का उद्देश्य पेपर को लीक करना कम और सरकार को बदनाम करना ज़्यादा लगता है। फिर भी सरकार ने बहुत मुस्तैदी से जो इसके किरदार थे, वो तो जांच के बाद पता चलेगा कि उनकी जो भूमिका थी वो मुख्य भूमिका में थे या उनके पीछे कोई सूत्रधार था। लेकिन ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूरा एक साजिश का हिस्सा है। लेकिन सर, एक बीच सवाल ये भी उठा है कि जैमर्स को लेकर कहा जा रहा था कि जैमर्स लगाए जाएंगे, लेकिन अंदर तक मोबाइल पहुंचना, जैमर्स का काम न करना और वहां से अंदर से इस तरह के फोटोज आना, ये कहीं ना कहीं बड़ा जांच का विषय बन गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़ोर दे कर के इस बात को कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जिसकी इसमें छोटी या बड़ी भूमिका हो, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उसकी क्या कद-काठी है, उसका क्या रसूख है, वो कौन है, क्या है, इस सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से धामी सरकार ने ये नकल वाला जो गैंग है उस पे पिछले 1-2 सालों में अंकुश लगाया है, उससे वो बौखला गए हैं। और ये उनकी अंतिम छटपटाहट साबित होगी, क्योंकि जहाँ तक धामी जी का प्रश्न है, वो इसको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल एक बैठक में भी कहा खुले मन से कि कहीं ना कहीं जो भी नकल विरोधी काम कर रहे हैं, इस तरह का काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को कलंकित करने का प्रयास जो कर रहे हैं, उनको जो है मिट्टी में लाने का काम करेंगे। इस बयान को बड़े तौर पर किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, उसको उत्तराखंड की जनता जब एक जनप्रतिनिधि इस बात को कहता है, तो ये बिल्कुल लाज़मी है कि इसकी ज़िम्मेदारी उस प्रदेश की आवाम पे भी होती है। आने वाले चुनाव में जनता, क्योंकि जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में जिस तरह से हज़ारों नौजवानों को नौकरियां मिली हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ मिली हुई हैं, उससे जो ये नकल माफिया है वो पूरी तरह से बौखला गया है। और उसका ये छटपटाहट में ये आखिरी प्रयास था जिसको भी नाकाम कर दिया गया है। और आने वाले समय में प्रदेश से उनको पूरी तरह से इरिडिकेट कर दिया जाएगा। आपदा को लेकर किस तरह देखते हैं सर, कि आपदा के बाद जिस तरह से काम होना चाहिए था, जो सड़कों का काम होना चाहिए या पुनर्वास का जो कार्य है, उसको किस तरह से तेजी में लाया जा रहा है? देखिए, मैं रुद्रप्रयाग ज़िले की अगर बात करूँ तो क्षेत्रवासियों ने, प्रभावितों ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी अपेक्षाओं से भी कई बेहतर काम जो है वो सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया गया है। जिन सड़कों की खुलने की उम्मीद लोग सोच रहे थे कि महीनों तक ये नहीं खुल पाएंगी, उनमें से अधिकतर सड़कों को खोल लिया गया है।
उन पे यातायात को शुरू करवा दिया गया है और स्थायी नेचर के जो काम हैं उनको धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है। जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, जो आपदा एक्ट है, भारत सरकार का आपदा एक्ट है, उसके कतिपय प्राविधान ऐसे हैं जिनकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार से उन मानकों में भी परिवर्तन करने का या शिथिलीकरण का प्रयास किया जाएगा। किसानों को बड़े स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए अभी जो है एक्ट में प्रावधान किया गया है। 91,000 से अधिक जो किसान हैं उनको कहा जा रहा है कि अभी इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, जैसे कि मोदी जी का भी ये एक बड़ा कमिटमेंट रहा है देशवासियों के साथ, उसी की तर्ज पे उत्तराखंड सरकार भी प्रयासरत है कि किसानों को की जो आय है उसमें इजाफ़ा किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक किसी देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, वो देश कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे भारत जैसा देश जहाँ पे खेती पे लोगों की निर्भरता कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिल कर के कई कार्यक्रम चला रहे हैं। किसान सम्मान निधि उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है जो केंद्र सरकार का है। और उसके अलावा जो बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लोरिकल्चर को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं धरातल पे आई हैं, जिसमें 50 से लेकर 80% तक की राज्य सहायता जो है वो काश्तकारों को देने का प्राविधान है। जीएसटी में जो बचत का मामला सामने आने लगा है, क्योंकि स्लैब का जो है कदम किए हैं 2 स्लैब, बड़े स्लैब, और उसके बाद जो है कुछ चीज़ों को जीएसटी से बाहर भी किया गया है। उसके बाद राहत की बात आ रही है और उसको उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री भी जो है स्वदेशी अपनाओ जीएसटी को लेकर के लगातार जो कैंपेन कर रहे हैं, व्यापारियों के बीच जा रहे हैं। कितना आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा व्यापारियों को, आमजनों को, आम लोगों को? देखिए, आने वाले वक्त नहीं, अभी से, इसी क्षण से लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जो जिनमें से अधिकतर 18% की स्लैब में आती थी, वो सब 5% की स्लैब में आ चुकी हैं। जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं उनमें से बहुत सारी कमोडिटी ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हो चुकी हैं। और एक आम आदमी को, एक ख़ास तौर पे जो हमारी गृहिणियाँ हैं, उनको बहुत जल्दी इस बात का एहसास होगा कि उनको कितनी राहत जो है ये जीएसटी से मिली है। एक मास्टर स्ट्रोक है केंद्र सरकार का। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, व्यापारी जीएसटी को लेकर के सिर्फ इसी बात से आशंकित रहते थे कि कई तरह की के स्लेब होने के कारण उनके पास जो कागजी कार्रवाई थी वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। लेकिन अब अधिकतर जो कमोडिटीज़ हैं वो 5% की स्लेब में आ चुकी हैं। रेयरली कोई हैं जो 18% की स्लेब में है, और सिर्फ 2 स्लेब अब रह गई हैं, तो उनको भी इससे काफ़ी सुविधा होने वाली है। इसी को लेकर के लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि 8 सालों तक तो जीएसटी से जो है बड़ा वसूली की गई है, लेकिन अब जो है एक शिकोफा छोड़ा जा रहा है कि हमने कम कर दिया है, इससे कितना लाभ मिल पाएगा? आप 8 साल में इतनी बड़ी वसूली तो कर ली आपने। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहती है और कहने से पहले मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी विषय पे सोचते हैं। जीएसटी जब देश में लागू हुआ था तो कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया था, बल्कि तमाम तरह के जो सेल टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय और कितने दर्जनों किस्म के टैक्स थे, उन सब को समाप्त करके
और पूरी पारदर्शिता के साथ। फ़र्क इतना था कि कांग्रेस छुप करके टैक्स लेती थी, व्यक्ति को पता नहीं चलता था कि उसको कितना वैट देना पड़ रहा है, कितना सेल टैक्स देना पड़ रहा है, कितना ऑक्ट्रॉय उसको देना पड़ रहा है। और मोदी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ टैक्स लिया। और अब जब उनको ये एहसास हुआ कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो चुकी है और इसका जो लाभ है वो आम जन तक भी पहुंचना चाहिए, तो बहुत सही समय पर, जिसको कहते हैं कि एक बहुत ही समसामयिक जो निर्णय है वो सरकार ने लिया है और इसके दूरगामी परिणाम भी हैं। आप रुद्रप्रयाग से आते हैं और अभी हाल ही में रुद्रप्रयाग में जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हरक सिंह रावत ने की है। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पर बड़े सवाल उठाए हैं। आप उन सवालों को किस तरह से देखते हैं कि राजनीति में वो आपसे पहले आ गए, आपको जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया वहाँ पर, उन तमाम सवालों को, उन जवाबों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हरक सिंह जी अब इतना ज़्यादा बोलने लगे हैं, इतना ज़्यादा बोल चुके हैं कि जो खुद उनके साथ होते हैं वो भी सुन सुन कर के ऊब चुके हैं। उनकी बातों का कोई तारतम्य नहीं होता है। वो जिस तरह की बातें करते हैं वो बहुत ही बचकाना बातें होती हैं। और उनके अगल-बगल बैठे हुए लोग जिस तरह से ताली बजाते हैं, तो वो हमेशा इस खुशफ़हमी में जी रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। लेकिन अगर कभी वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर के अपनी वो सारी वीडियो देखें, तो उनको खुद ही समझ में आएगा कि कितनी हास्यास्पद बातें वो बोलते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, बेशक मैं दूसरी बार विधायक बना हूँ, मुझे वो सौभाग्य हासिल नहीं हुआ कि हर चुनाव में जीत सकूं, क्योंकि 1993 से मैं भी चुनावी राजनीति में हूँ और 1980 से मैं जो हूँ सक्रिय राजनीति में हूँ। स्वर्गीय एच.एन. बहुगुणा जी का जो गढ़वाल इलेक्शन था, जो कि न भूतो न भविष्यते वाला जो चुनाव था, उस चुनाव का भी एक सक्रिय प्रचारक मैं रह चुका हूँ। और इतने 4 दशकों के अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कई लोगों को बनते और बिगड़ते देखा है, लेकिन इतनी उच्छृंखलता और इतना हल्कापन मैंने आज तक किसी राजनीतिज्ञ में नहीं देखा। तो मेरी तो एक सलाह है उनको कि वो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, वरना वो अपने ही बातों में के जाल में फंसते जाएंगे और पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं 191 में आया, वो तो बाद में चुनाव लड़े, मेरे सामने तो बच्चे हैं। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि कोई चुनाव लड़ेगा, बाद में लड़ेगा, जीतेगा तो उसकी इस राजनीतिक उम्र देखी जाएगी? देखिए, अब वो 1991 में विधायक बने। नरेंद्र मोदी जी 2000 के आसपास पहली बार विधायक बने। तो क्या मैं ये मान लूं कि हरक सिंह जी मोदी जी से भी बड़े नेता हैं? जहाँ तक चुनाव मेरे हारने का प्रश्न है, हरक सिंह जी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए, उन्होंने जितने चुनाव जीते हैं उतने ही चुनाव उन्होंने हारे भी हैं। बेशक हारे चुनावों का वो ज़िक्र करना नहीं चाहते हैं। 96 में वो विधानसभा का चुनाव हारे, विधान परिषद का चुनाव हारे, 2 बार वो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं और आगे तो हार ही हार है उनके हिस्से में। तो उनको इस बात की बहुत ज़्यादा सेखी नहीं बघारनी चाहिए कि मैंने इतने चुनाव जीत लिए और इतने और अगर जिक्र करना हो तो साथ में ये भी जिक्र कर लिया करें कि इतने चुनाव हारे हैं। चलिए, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, एजेंट 7 देहरादून।